हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाल विकास। देखिए बाल विकास में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए व्यक्तित्व तथा उसके प्रकार यानी व्यक्तित्व क्या होता है, ठीक है। व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे साथ ही व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है, यानी वो कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम किसी के व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे देखिए क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। कि आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास देखना है, ठीक है। क्योंकि जब पूरी क्लास आप देखेंगे, समझेंगे तभी जाकर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो पाएगा। और देखिए हम जितना भी ये पीडीएफ में लैंग्वेज लिखते हैं वो काफ़ी ईज़ी करके लाते हैं जिससे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। और बार-बार दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बस आपको क्या करना है, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि जब आप नोट कर लेंगे, ठीक है, तो आपको दोबारा रिवाइज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। और देखिए साथ ही हम आपको बता दें कि कुछ लोग सिलेबस को लेकर काफ़ी चिंतित हो रहे हैं, यानी सिलेबस को लेकर आप टेंशन ले रहे हैं, तो सिलेबस की आप टेंशन मत लीजिए। सिलेबस हम आपका देखिए एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट कर देंगे बहुत, क्योंकि देखिए अभी परीक्षाएँ आपका देखिए कोई ऐसी डेट भी आई नहीं है कि परीक्षाएँ भी आ गई, ठीक है? परीक्षा होने में आपका देखिए अभी बहुत ज़्यादा समय है। देखिए आप लोग हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको कुछ भी कोई बता देता है, आप उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। आपकी परीक्षाएँ होने में देखिए अभी काफ़ी समय है, क्योंकि अप्रैल में पेपर हुए थे और अप्रैल से आप जोड़िए 6 महीने के बाद पेपर होते हैं, ठीक है? देखिए आप परेशान मत होइए, बस आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। मेन फ़ोकस आपका होना चाहिए पढ़ाई पर, इधर-उधर के चक्कर में मत पड़िए। और देखिए हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा-सा सहयोग सहयोग आप हमारा भी करें। तो देखिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? अगर दोस्तों तक शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप उनको भी बता दीजिए। और देखिए एग्ज़ाम की आप टेंशन मत लीजिए, बहुत समय है अभी। देखिए और एक और बात बता रहे हैं, देखिए अब हम डेली क्लासेस ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको 2 क्लासेस दी जाएँ, ठीक है? यानी 2 क्लासेस दी जाएँ तो इससे क्या होगा, आपका सिलेबस हम जिस हिसाब से सोच कर चल रहे हैं उतना ही उससे जल्दी ही पूरा कर देंगे। देखिए कभी-कभी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि देखिए एक पीडीएफ बनाने में, जब पहले पीडीएफ बनाई जाती है, तो ये पीडीएफ बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो हम इसलिए इस टाइम क्या कर रहे हैं, हम पीडीएफ कंप्लीट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा जल्दी-जल्दी पीडीएफ बना लेंगे उसी हिसाब से आपको क्लासेस भी मिलती रहेंगी। तो आप परेशान मत होना, ठीक है? बस आपको हमारा सहयोग करते रहना है और एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, ठीक है? डेली क्लासेस देखिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए व्यक्तित्व क्या है, जिसे हम कहते हैं पर्सनालिटी, ठीक है। तो समझिए इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति की सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने और प्रतिक्रिया देने की विशेष शैली, जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, ठीक है। यानी देखिए जो किसी भी व्यक्ति का व्यवहार से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है, ठीक है। चलिए देखिए यह व्यक्ति के आचार विचार, बोलचाल, चाल ढाल, सोचने का तरीका, भावनाएं, मूल्य और आत्म छवि आदि से मिलकर बनता है। यानी व्यक्तित्व देखिए किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो देखिए उसके बोलचाल है, चाल ढाल और सोचने का तरीका, ठीक है, उसकी भावनाएं और देखिए और मूल्य, आत्म छवि, इन सब चीजों से मिलकर बनता है व्यक्तित्व। तो ये तो रहा देखिए व्यक्तित्व का अर्थ। अब चलिए हम समझते हैं परिभाषा। देखिए व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की वह विशेषताएं हैं जो उसके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को निर्धारित करती हैं, ठीक है। देखिए व्यक्तित्व का मतलब है किसी इंसान का स्वभाव और व्यवहार कैसा है, यानी वह कैसे सोचता है, ठीक है। वो कैसे सोचता है और कैसे बोलता है और कैसे काम करता है, यानी दूसरों से कैसे पेश आता है, तो हम उसे कहते हैं व्यक्तित्व। यानी हर इंसान का जो है व्यक्तित्व अलग अलग होता है, ठीक है। हर इंसान का देखिए व्यक्तित्व जो क्या होता है, अलग अलग होता है, एक जैसा व्यक्तित्व नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति शांत होता है, कोई व्यक्ति होता है काफ़ी देखिए शांत होगा और कोई व्यक्ति होता है देखिए काफ़ी गुस्सैल टाइप का होता है, ठीक है? यानी काफ़ी गुस्सैल टाइप का होता है। देखिए जो व्यक्तित्व होता है वो स्वभाव और व्यवहार पर निर्भर करता है, ठीक है? तो देखिए उदाहरण समझिए, एक व्यक्ति बहुत शांत है, सहनशील और मददगार है, तो उसका यह व्यवहार उसके अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत है और सहनशील है या और दूसरों की मदद करता है यानी मददगार है, तो उसका व्यक्तित्व माना जाता है कि उसका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा है, ठीक है? वहीं पर जैसे कोई दूसरा व्यक्ति है, वहीं कोई जैसे कोई दूसरा व्यक्ति है तो जल्दी गुस्सा करता है और असभ्य तरीके से बोलता है, तो देखिए यह जो कमज़ोर व्यक्तित्व की पहचान हो सकती है। कमज़ोर का मतलब क्या होता है कि जो इस व्यक्ति का व्यक्तित्व है, अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है? अगर ज़्यादा गुस्सैल टाइप का है और अच्छे से बात नहीं करता है, तो वो कैसा व्यक्तित्व होगा? उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा। चलिए अब समझते हैं व्यक्तित्व के प्रकार।
तो देखिए व्यक्तित्व के प्रकार कौन से होते हैं, तो एक होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है, एक होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा होता है देखिए उभयमुखी व्यक्तित्व। यानी इन तीनों व्यक्तित्व के बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवेंट पर्सनालिटी। तो चलिए समझते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें व गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते। यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका स्वभाव आप बाहर से देखकर पता नहीं कर सकते कि वो इंसान कैसा है, ठीक है? अच्छा है या बुरा है, ठीक है? आप बाहर से देखकर उसको नहीं बता सकते। यह आत्म केंद्रित होते हैं और सदा अपने में ही खोए रहते हैं, ठीक है? यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो सदा अपने में ही खोए रहते हैं, ठीक है? उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। तो देखिए इनकी प्रमुख अन्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं, तो इनकी देखिए विशेषताएँ क्या हैं? देखिए यह लोग कम बोलते हैं, यानी अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, वो बातचीत बहुत कम करते हैं, चिंतन बहुत करते हैं, यानी सोचते बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा देखिए, यह लज्जाशील और एकांत प्रिय होते हैं, यानी ये देखिए शर्मीले टाइप के होते हैं और एकांत प्रिय, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला है देखिए प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर करते हैं, ठीक है? यानी प्रत्येक अगर कार्य कर रहे हैं तो उसको काफ़ी सोच विचार कर करते हैं। देखिए अगला है यह अपने कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हैं, ठीक है? अगला देखिए ये अच्छे लेखक होते हैं, ये लेखक अच्छे होते हैं किंतु अच्छे वक्ता नहीं होते। क्योंकि ये देखिए शांत रहते हैं इसलिए ये वक्ता अच्छे नहीं होते लेकिन लेखक अच्छे होते हैं। अगला है देखिए यह हँसी-मज़ाक, निंदा व बेकार की बातचीत नहीं करते। देखिए अगर अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति है, तो देखिए हँसी-मज़ाक बहुत कम करता है, ठीक है? बिल्कुल ना के बराबर और ये फालतू की बातचीत नहीं करते। अगला है देखिए यह अध्ययनशील व मननशील होते हैं, ठीक है? तथा आगे चलकर वैज्ञानिक, दार्शनिक, अन्वेषक आदि बनते हैं। यानी अध्ययनशील हमेशा अध्ययन में लगे रहते हैं और चिंतन किया करते हैं, ठीक है? और आगे चलकर ये वैज्ञानिक बनते हैं या फिर दार्शनिक बनते हैं या अन्वेषक बनते हैं, ठीक है? अब चलिए समझते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है? एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। तो देखिए बहिर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो दूसरों से बातचीत करना, भीड़ में रहना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना पसंद करता है, ठीक है? यानी जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वो क्या है? दूसरों से बात करना, ठीक है? भीड़ में रहना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है, ठीक है? वह खुला और मिलनसार और बातूनी होता है, ठीक है? यानी वो कैसा होता है? मिलनसार होता है और खुले मिजाज का होता है और बातूनी होता है, ठीक है? चलिए इसकी विशेषताएँ देखें। यह सामाजिक जीवन में अधिक रुचि लेते हैं। जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो सामाजिक जीवन में अधिक रुचि लेते हैं। ये आशावादी होते हैं, ठीक है? ये कैसे होते हैं? आशावादी होते हैं। या दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकाल लेते हैं। यानी जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, वो अगर किसी से देखिए आपका कोई दोस्त भी ऐसा होगा, जब उसकी देखिए ज़रूरत होगी, तो आपसे बहुत से प्यार से बात करेगा। ठीक जैसे आपसे काम निकाल लेगा, फिर आपसे देखिए दूरी बना लेगा। तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं। अगला देखिए यह चिंता मुक्त होते हैं। देखिए टेंशन बहुत कम लेते हैं। इनका अध्याय आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना होता है। यानी इनका मेन मकसद होता है कि जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत किया जाए। ठीक है? फालतू की टेंशन नहीं लेते। देखिए अगला है व्यवहारिक जीवन में कुशल होते हैं। ठीक है? इस प्रकार व्यक्ति अधिकतर सामाजिक, राजनीतिक व व्यापारिक नेता, अभिनेता तथा खिलाड़ी आदि बनते हैं। ठीक है? यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले क्या बनते हैं? नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, खिलाड़ी बनते हैं। आपने देखा होगा जो नेता होते हैं, जो भी लीडर हैं, जब भी देखिए कोई पार्टी के लिए स्पीच देते हैं या भाषण देते हैं, तो लोग तुरंत उनकी बातों में आ जाते हैं, ठीक है? उनका जो व्यक्तित्व है बहिर्मुखी होता है, लोगों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं अपनी बातों से। ऐसी-ऐसी बातें बोल देते हैं कि लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि बस उन्हीं के गुणगान गाने लगते हैं। उसी प्रकार जो अभिनेता होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्टर, एक्टर देखिए हर फ़िल्म में जो भी अलग-अलग मूवीज़ होती हैं, उसमें देखिए अपने हर रोल के लिए खुद की पर्सनैलिटी को चेंज कर देते हैं। चलिए अब समझते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व, ठीक है? यानी देखिए उभयमुखी व्यक्तित्व उनका होता है जिनके अंदर देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, साउथ की है अपरिचित, उसमें देखिए जो हीरो के अंदर डुअल पर्सनैलिटी आ जाती है। कभी-कभी देखिए उसके अंदर अच्छा वो व्यक्ति बन जाता है और कभी-कभी देखिए उसके अंदर जब दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती है तो वो बुरा व्यक्ति बन जाता है। तो देखिए उभयमुखी व्यक्ति वह होता है जो कभी सामाजिक और बातूनी होता है और कभी शांत व अकेले रहना पसंद करता है। जैसा समय और स्थिति की मांग हो, यानी सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज कर लेता है। तो चलिए समझते हैं विशेषताएँ। तो देखिए परिस्थिति के अनुसार व्यवहार बदल जाता है। इनका देखिए सिचुएशन के अनुसार ये व्यवहार को चेंज कर देते हैं। कभी लोगों में
घुलता मिलता है, यानी कभी लोगों में घुलते मिलते हैं, तो कभी अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है? ना तो ज़्यादा बोलते हैं और ना ही ज़्यादा चुप रहते हैं, ठीक है? भावनात्मक रूप से संतुलित होता है, ठीक है? यानी भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं, ठीक है? निर्णय सोच समझ कर लेते हैं, अच्छे श्रोता और अच्छे वक्ता दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए डुअल पर्सनैलिटी पाई जाती है। कौन-सी पाई जाती है? डुअल पर्सनैलिटी, ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं व्यक्तित्व परीक्षण के प्रकार। अब यहाँ देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए या तो अतिउत्तरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यक्तित्व अगर परीक्षण करना है तो उसके प्रकार बताइए कौन-कौन से हैं। तो मेनली देखिए मुख्य रूप से 4 हैं, ठीक है? और 4 के 1, 2, 3 इसी प्रकार टाइप हैं, यानी चारों के किसी के 3 टाइप हैं, किसी के 4 टाइप हैं, तो अब इनको हम देखिए समझते हैं। पहला है देखिए व्यक्तित्व परीक्षण का देखिए प्रकार है आत्मनिष्ठ विधियाँ। तो देखिए व्यक्ति इतिहास विधि, पहला क्या है इसका टाइप व्यक्ति इतिहास विधि, आत्मकथा विधि और प्रश्नावली विधि। और अगला देखिए चौथा है साक्षात्कार विधि, यानी आत्मनिष्ठ विधियाँ कौन-कौन सी होती हैं? व्यक्ति इतिहास विधि, आत्मकथा विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि। इन विधियों से देखिए किसी व्यक्ति का परीक्षण किया जा सकता है, यानी व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सकता है। अगली है देखिए दूसरी विधि है वस्तुनिष्ठ विधियाँ, ठीक है? तो देखिए इसके अंतर्गत है पहला निरीक्षण विधि और फिर वर्ग क्रम विधि और देखिए तीसरा है शारीरिक विधि और चौथा है समाज रेखा चित्र विधि, ठीक है? देखिए तीसरी विधि कौन सी है? प्रक्षेपण विधि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको हम देखिए इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो पहला है देखिए रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है? इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और तीसरा है बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है? और देखिए अगला है शब्द साहचर्य परीक्षण और पांचवा है देखिए वाक्य पूर्ति परीक्षण और छठा है खेल विधि, ठीक है? खेल विधि और सातवां है देखिए चित्र साहचर्य परीक्षण, ठीक है? और आठवां है देखिए अभिनय प्रदर्शन विधि। तो देखिए ये कौन-सी थी विधियाँ? प्रक्षेपण विधियाँ। तो इसमें आपको ये सारी नहीं लिखनी है, बस आपको देखिए 4 लिख लीजिए बस, ठीक है? हमने 7-8 लिखवा दिया है कि देखिए जो आप इम्पोर्टेंट हैं अभी इनके जिनके बारे में हम बताएँगे, वो आप नोट कर लेना, ठीक है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तित्व परीक्षण की विधियाँ कौन-कौन सी हैं? तो जो भी कोई विधि अगर सिंपल ऐसे ही विधि पूछी जा रही है तो ये 4 विधियाँ बताई गई हैं, इन्हीं चारों का नाम लिखना है, ठीक है? अगर कहे कि प्रक्षेपण विधियों को लिखिए, ठीक है? तो प्रक्षेपण के अंतर्गत ये आती हैं, तो इनको लिखना है, ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। और देखिए चौथा है मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ, ये कौन-सी होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है मुक्त साहचर्य और दूसरा है स्वप्न साहचर्य, ठीक है? तो ये तो रही देखिए व्यक्तित्व पहचानने की विधियाँ। अब चलिए समझते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ कौन सी देखिए व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधियाँ, ठीक है? अब यहाँ हम देखिए प्रक्षेपी जो विधियाँ हैं, इनको एक-एक करके डिटेल से समझते हैं। तो हमने देखिए 4 विधियाँ हैं ये, एक होती है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और दूसरा है बाल संप्रत्यय परीक्षण और तीसरी है देखिए रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है? और अगली है देखिए कहानी पूर्ति परीक्षण। तो इन 4 विधियों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो देखिए समझिए। तो देखिए पहली विधि है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। देखिए कौन-सा है ये? तो देखिए इसका उद्देश्य है व्यक्ति के अंदर छिपे विचार, इच्छाएँ, संघर्ष और व्यक्तित्व को जानना। यानी जो ये परीक्षण किया जाता है व्यक्तित्व को पहचानने के लिए, तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के अंदर छिपे विचार, इच्छाएँ और संघर्ष उसके व्यक्तित्व को जानना, ठीक है? इस परीक्षण का निर्माण प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मॉर्गन व मूरे ने 1935 में किया था, ठीक है? इस परीक्षण में कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, जैसे 2 व्यक्ति बात कर रहे हों और परीक्षण देने वाले से कहा जाता है कि वह उन चित्रों पर एक कहानी बनाए, ठीक है? तो ये तो हुआ प्रयोग। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है? यानी व्यक्ति जो कहानी बनाता है, उससे उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी मिलती है, ठीक है? तो देखिए ये जो परीक्षण होता है, ये कैसे होता है? तो इसमें देखिए कुछ जैसे चित्र दिए जाते हैं, परीक्षण के लिए देखिए कुछ चित्र दिए जाते हैं और जैसे 2 व्यक्ति बात कर रहे हों, यानी ऐसा दिखाया जाता है कि 2 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं और परीक्षण देने वाले से कहा जाता है जो जिसका देखिए टेस्ट लिया जा रहा है, उसे कहा जाता है कि वह उन चित्रों पर एक कहानी बनाए, यानी उन चित्रों को देखकर एक आपको कहानी बनाना है, ठीक है? फिर इसके बाद उसके पता चलता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, यानी व्यक्ति जो कहानी बनाता है, उससे उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी मिलती है, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दूसरा है बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, ठीक है? तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के मनोभाव, डर, संबंध, मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझना। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है यानी ये परीक्षण किया क्यों जाता है? तो इसका है देखिए बच्चों के मनोभाव, डर, संबंध और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझना, ठीक है? इस परीक्षण का निर्माण डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिश ने किया, लेकिन सर्वप्रथम
प्रयोग लियोपोल्ड बेलाक ने 1948 में किया। ये देखिए जो हम नाम बता रहे हैं इनको आपको नाम याद रखना है और किस सन में किया, ठीक है? इसमें बच्चों को जानवरों या बच्चों के चित्र दिखाकर, ठीक है, उनसे कहानी सुनाने को कहा जाता है, ठीक है? जैसे इसकी विशेषता क्या है? बच्चा जिन प्रतीकों का उपयोग करता है और उससे उसके परिवार, स्कूल, माता-पिता आदि के प्रति सोच समझी जाती है। यानी ये जो परीक्षण है ये क्यों किया जाता है? इस यानी ये परीक्षण इसलिए किया जाता है कि देखिए किसी बच्चे का जो अपने माता-पिता, स्कूल और परिवार के प्रति सोच कैसी है, ठीक है? तीसरा देखिए रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण। देखिए इसका उद्देश्य है व्यक्ति की गहरी मानसिक स्थितियों जैसे अवचेतन मन, भावनात्मक असंतुलन आदि को समझना। यानी ये परीक्षण क्यों किया जाता है? तो देखिए व्यक्ति के मानसिक स्थितियों को पता लगाने का। यानी मानसिक स्थितियों का अगर पता लगाना है तो हमें कौन सा परीक्षण करना होगा? रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण। देखिए इसमें क्या होता है? कैसे किया जाता है? तो इस परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम हर्मन रोरसार्क ने किया था। 10 धब्बेदार स्याही के चित्र दिखाए जाते हैं और व्यक्ति से पूछा जाता है कि उन्हें उसमें क्या दिखाई दे रहा है। यानी जब ये टेस्ट होता है, ये परीक्षण होता है तो इसमें 10 धब्बेदार स्याही के चित्र दिखाए जाते हैं और व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस परीक्षण में हम क्या पता करते हैं यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, सोचने की उसकी शैली कैसी है और मानसिक स्थिति कैसी है। इसका पता लगाने के लिए हम रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण करते हैं। दूसरा देखिए चौथा है देखिए कहानी पूर्ति परीक्षण, ठीक है? कहानी पूर्ति परीक्षण, तो उद्देश्य इसका क्या है? व्यक्ति के मन में छिपी भावनाएँ, संघर्ष और सोच की दिशा को जानना, ठीक है? यानी व्यक्ति के मन में कौन-कौन सी भावनाएँ छिपी हैं, उसके अंदर संघर्ष है, सोच की कौन-कौन सी दिशा है, ठीक है? इसके बारे में पता किया जाता है। तो देखिए परीक्षण होता कैसे है? अधूरी कहानियाँ दी जाती हैं। जैसे जब रमेश ने देखा कि उसका दोस्त फिर बीच में डैश और व्यक्ति से कहा जाता है कि वह कहानी पूरी करे। यानी ये वाला जो परीक्षण है तो देखिए ये छोटे बच्चों में भी किया जाता है। देखिए आपने ये वाला परीक्षण जो देखिए प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, तो देखिए जब एक लेसन दिया होता है, जब लेसन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद प्रश्नोत्तर दिए होते हैं। तो वहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन दिए होते हैं। यानी देखिए बीच में उन्हें रिक्त स्थान की पूर्ति करना होता है। तो देखिए ये इसलिए दिया जाता है कि उनकी बच्चों की मानसिक स्थिति को बढ़ाया जा सके और उनकी सोच को विकसित किया जा सके, ठीक है? तो देखिए इसकी विशेषता क्या है यानी उत्तर देने वाला अपनी मानसिक स्थिति और सोच को कहानी में ढाल देता है, ठीक है? यानी उस कहानी के हिसाब से आपको उस रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इससे देखिए मानसिक शक्ति का विकास होता है, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए अगले क्लास में देखिए क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो कुछ लोगों का सवाल था कि देखिए हम लिखना हमें कितना है मतलब अत्रिगोत्तरी क्वेश्चन है या लघुत्तरी क्वेश्चन है तो किस हिसाब से लिखना है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।